नमस्कार साथियों, द एक्सीलरेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रकाश लाइट चैप्टर का गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जान लें कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक ऐसा चिकना तल होता है जिसका एक भाग पॉलिश किया होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल मतलब जहां से प्रकाश लड़के वापस जा सके, जहां से प्रकाश का परावर्तन हो सके, ऐसा भाग परावर्तक तल कहलाता है। पर तो दर्पण एक ऐसा चिकना तल होता है जिसका एक भाग पॉलिश किया हुआ होता है और दूसरा भाग परावर्तक तल होता है जिससे लाइट पड़ के वापस आ सके। तो ऐसा जो चीज होती है वो दर्पण कहलाती है। तो वहीं लिखा हुआ है कोई चिकना तल जिस पर पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाता है दर्पण कहलाता है। जिसका एक पार्ट पॉलिश किया हुआ हो, दूसरा पार्ट से परावर्तन हो सके। पॉलिश इसलिए किया जाता है जिससे कि लाइट पड़ के दूसरी तरफ ना जा सके, वो वापस आए। अगर पॉलिश होता तो ये लाइट वापस जाती कांच में, और अगर पॉलिश ना होता तो ये दूसरी तरफ चली जाती। तो ये दूसरी तरफ ना जा पाए इसलिए इसको पॉलिश किया जाता है। तो हम अब आगे जानेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। अगर हम कांच का कोई खोखला गोला ले लें, जैसे कि गेंद अगर कांच का बना होता वो ले ले, उसको दो भागों में बांट दे तो उसका एक भाग दर्पण कहलाएगा। और उस कटे हुए भाग का एक तल पॉलिश कर दें, दूसरा तल ऐसे ही चिकना रहने दें, तो ऐसा दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। गोली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कांच का अगर कोई खोखला गोला है, इसको कट करने के बाद बनता है। इसको दो भागों में कट कर दें तो एक भाग दर्पण कहलाएगा। इसका एक भाग कोई भी पॉलिश कर दें, एक तल पॉलिश कर दें ऐसे, ये पॉलिश दार तल, ये परावर्तक तल। इसमें इस तरफ ऐसे भी पॉलिश कर सकते हैं, इसमें परावर्तक तल ये। तो गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसका एक तल हम लोग पॉलिश कर देते हैं तथा दूसरा तल परावर्तक तल बना लेते हैं जहां से लाइट पड़ के परावर्तित हो सके। ये लाइट आई और ये चली गई, इसमें अंदर आके परावर्तित होती है। तो ये, और केवल कांच ही नहीं और भी जो भी चिकनी चीजें हैं वो भी दर्पण कहलाती हैं, जिसमें हम अपना चित्र देख सके, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सके, ऐसी सारी चीजें दर्पण कहलाती हैं। जैसे हम कोई चम्मच अगर ले लें तो उसमें हम अपना चित्र देख सकते हैं कि हम कैसे हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि चम्मच उठाइए तो उसमें आपको अपना चित्र भी दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चम्मच भी बहुत चिकना होता है और उस पर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है बहुत अच्छे से, इसलिए वो भी चम्मच एक दर्पण का काम करता है। इसमें भी दो चम्मच जो होता है ऐसे होता है, तो अगर इसमें लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ चम्मच में नहीं जा पाती क्योंकि ये बहुत ठोस धातु होती है चम्मच की। तो जब लाइट एक सिरे में पड़ती है तो ये चम्मच भी दोनों तल इसके लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं। तो चम्मच भी एक दर्पण का कार्य करता है। अब दर्पण के प्रकार हम अभी जानेंगे कौन कौन से होते हैं। और ये जो प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो दर्पण को पॉलिश किया जाता है, पॉलिश कौन सी होती है, तो पॉलिश रेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड होती है जिससे दर्पण को पॉलिश किया जाता है। तो दर्पण का एक तल परावर्तक तल इसलिए बनाया जाता है जिससे कि लाइट किसी कांच पर दर्पण पर पड़ने के बाद इधर ना जा सके, इसलिए इसको पॉलिश कर देते हैं। इसी के कारण ये वापस अपने माध्यम में आ जाती है जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि दर्पण एक चिकना तल होता है जिसका दूसरा तल
पॉलिश किया हुआ होता है, गोली दर्पण वह होता है जो किसी कांच के खोखले गोले से काट लिया जाए, वह खोखला वो वो गोली दर्पण कहलाता है। अब हम जानेंगे कि गोली दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अभी हम लोगों ने जाना कि कोई गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक तल होता है तथा दूसरा तल पॉलिश किया हुआ होता है। अगर हम मान लें कि ये कांच का गोले से कटा हुआ भाग है, ये कोई गोला था, ये कांच के गोले से कटा हुआ आधा भाग है, तो इस आधे भाग को हम दो तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। एक तो दबा हुआ तल, ये जो गहरा तल है, इसको पॉलिश कर दें तो ऊपरी भाग, ऊपरी तल जो है वो परावर्तक तल हो जाएगा, और अगर हम ऊपरी भाग को पॉलिश कर दें तो दबा हुआ तल परावर्तक तल हो जाएगा। तो इसी आधार पर गोले के कटे हुए भाग को दो तरीके से पॉलिश किया जा सकता है। इसीलिए गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार? तो पहला अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, वही पॉलिश करने के आधार पर ही इनको बांटा गया है। तो वो दर्पण जिनमें उभरे तल पर पॉलिश लगी हुई होती है। उभरा तल बोलते हैं, ये गहरा तल हो गया, ये देखो गहरा है ना, ये गहरा तल, ये गहरा तल, तो और ये उभरा तल। वो गोली दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर पॉलिश लगी हुई होती है तथा परावर्तन दबे हुए या गहरे तल से होता है, ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अब ये देखिए, ये उभरे हुए तल पर पॉलिश लगी हुई है, ये पॉलिश है, रेड ऑक्साइड का पॉलिश है, पॉलिश लगी हुई है, और जो परावर्तन हो रहा है, ये किरण आ रही है प्रकाश की और ये वापस जा रही है दबे हुए या गहरे तल से हो रहा है। तो ऐसा दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर पॉलिश लगी हुई होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वो परिभाषा लिखी हुई है, वे गोली दर्पण जिनमें उभरे तल पर पॉलिश लगी होती है तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, चित्र भी आप लोग बनाते चलिएगा। अब दूसरा जो प्रकार है उत्तल दर्पण, वो इसके उल्टा है। अब इसमें उसके उल्टा मतलब इसको भीतरी दबे हुए तल को पॉलिश कर दे, परावर्तन उभरे हुए तल से करा दे, तो वो दर्पण उल्टल दर्पण कहलाएगा, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो वे गोली दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर पॉलिश लगी हुई होती है तथा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये अंदर के भाग में पॉलिश, दबे हुए तल में पॉलिश लगी हुई है तथा परावर्तन उभरे हुए भाग से हो रहा है, इसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो ये फिर से आप लोग जान लीजिए कि ये कांच का गोला था, इसका हम लोगों ने आधा भाग काट लिया। अब इसको, हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हम ऊपरी इस भाग को पॉलिश कर दें, इसको परावर्तक तल बना ले अंदर वाले भाग को, या तो फिर एक गोला था इसको कट कर दें आधा और भीतरी तल को पॉलिश कर दें और इसको परावर्तक तल बना दें। तो यही दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं पॉलिश करने के। इन्हीं ऑप्शंस के आधार पर हम गोली दर्पण को दो भागों में बांटते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उम्मीद है ये उत्तल दर्पण, गोली दर्पण के प्रकार आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जानेंगे जो गोली दर्पण के अध्ययन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो डिफिनेशंस रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। तो इसको समझने के लिए हम लोग दोनों चित्र बना लेते हैं, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। दोनों में ये परिभाषाएं समझते हुए चलेंगे कि किसमें दर्पण में किस चीज को क्या कहते हैं, उनको किस अक्षर से इंग्लिश के डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों ने अभी जाना कि जो गोली दर्पण होता है वो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल पॉलिश होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है जहां से लाइट परावर्तित हो सके। तो इन परिभाषाओं में सबसे पहले हम जानते हैं वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी जो दर्पण होता है गोली, वो गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसको अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो और एक पॉलिश कर दिया जाए तो दर्पण बन जाता है।
तो वक्रता केंद्र जानने के लिए कोई भी गोला हो तो उसका एक सेंटर होता है। आप लोग गणित में पढ़ा होगा या छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने कि किसी भी गोले का एक सेंटर होता है जिसे केंद्र कहते हैं, जिसे सी से डिनोट करते हैं। तो यही ये सी है, क्योंकि ये जो दर्पण है ये किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग ही है। इसको देखिए, ये डॉट डॉट से जितना कट के अवतल दर्पण में कट करके भाग निकाल दिया गया है उसको हमने डॉट डॉट से दिखाया है। तो ये कटा हुआ भाग है। तो अगर ये पूरा गोला होता तो इसका कोई सेंटर होता सी। तो इसी जो जिससे कि जिस गोले से ये दर्पण काटा गया है उस गोले के सेंटर को, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे सी से नोट करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी दर्पण का किसी भी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे कि वह काटा गया होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अब वही फिर से आइए समझिए, ये गोला था, इसको काट के हम लोग दर्पण बनाते हैं। उसी प्रकार जैसे अवतल दर्पण में है सेंटर, उसी प्रकार यहां भी सेंटर है। ठीक है, ये समझते चलिए, अंडरस्टैंडिंग की बात है। दोनों दर्पणों में मैंने सारे नोटेशंस लिख दिए हैं। अब फिर से वक्रता त्रिज्या समझते हैं। तो गोला जब होगा तो गोले से परिधि तक की जो दूरी है इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो अब यहां पर आ जाइए, गोली दर्पण में तो जिस गोले से ये दर्पण काट कर बनाया गया है उस गोले की जो त्रिज्या है वो उस दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी। तो वक्रता किसी भी स्फेरिकल मिरर की गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह उस गोले की वक्रता त्रिज्या होती है जिससे कि वो काट कर बनाया गया होता है। क्योंकि जो मिरर है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो एक गोले से काटकर, कांच के गोले से काट कर बनाया गया है। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, इनका आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो इन नोटेशंस का काम पड़ेगा। इनको नोट करते हुए चलना, इनका जानना बहुत जरूरी है सभी के लिए। अब मुख्य अक्ष जानते हैं। मुख्य अक्ष जानने से पहले दर्पण का ध्रुव जान लेते हैं, क्योंकि उसकी परिभाषा में इसको शामिल करना पड़ेगा। तो दर्पण का ध्रुव, तो ये जो दर्पण होता है, दर्पण कोई दर्पण होता है, ये दर्पण होता है कोई, इसका जो बीचों बीच का पॉइंट होता है, बिंदु होता है, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो अतः दर्पण के मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु के जो केंद्र बिंदु होता है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित डिनोट करते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल कहिए, दर्पण का केंद्र बिंदु कहिए, जो होता है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद मुख्य अक्ष पर आते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये रेखाएं इसलिए खींचते हैं जिससे कि हम प्रकाश से संबंधित निगमन डेरिवेशंस कर सकें तथा प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके गुण हैं, उनको समझ सकें गणितीय माध्यम से। अब उसके बाद आता है, दर्पण का ध्रुव हो गया, फोकस क्या होता है? तो फोकस की परिभाषा यह है कि किसी भी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, जिसको पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में, समांतर आने वाली रेखाएं जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। तो इसको समझिए कि कोई ये दर्पण है, इसका ये मुख्य अक्ष है और ये वक्रता केंद्र का C है, ये
तो अगर कोई रेखा इस वक्रता केंद्र के समांतर, समांतर मतलब समान दूरी पर, इससे ये मुख्य अक्ष से समान दूरी, हर जगह समान दूरी हो, इसको समांतर बोलते हैं। समांतर आती है तो ये जिस बिंदु से होकर जाती है, जैसे यहां से गई तो इस बिंदु को इस दर्पण का फोकस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये कोई भी प्रकाश की किरण आई, इस बिंदु से होकर जाए इस बिंदु से, तो इसको दर्पण का फोकस कहेंगे। तो किसी भी दर्पण का फोकस वह बिंदु होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिससे कि होकर गुजरती हैं या जाती हैं, परावर्तन के पश्चात जाती हैं। अब मुख्य अक्ष के बाद फोकस के बाद फोकस दूरी, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, जिससे कि हम स्मॉल एफ से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। अब ये सारी परिभाषाएं हो गई जो गोली दर्पण के अध्ययन के लिए अत्यावश्यक हैं। स्फेरिकल मिरर की आगे की जो उनके साथ वर्किंग के लिए ये बहुत ही आवश्यक परिभाषाएं हैं, इनको याद होना चाहिए, इनके डिनोशंस याद होना चाहिए। इनको कैपिटल या स्मॉल में किसी में भी आप लोग लिख सकते हैं, आप अपनी सुविधानुसार। ये आप लोगों ने समझ लिया, आप अपनी किताब से इसकी परिभाषाएं लिख लीजिएगा। और एक 10वीं में 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, वो सभी लोग याद करके रखें, 10वीं वाले, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आ जाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पूछा जाता है। इसका फार्मूला ऑप्शन में भी 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा या डायरेक्ट पूछ लेगा कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए या लिखिए। तो ये लिखा हुआ है, वक्रता त्रिज्या अभी आपने पढ़ा तथा फोकस दूरी भी पढ़ा, उनमें क्या संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या मतलब केंद्र से ध्रुव के या परिधि की दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे स्मॉल आर से या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज r इक्वल टू 2f, r f इक्वल टू r/2, r/2। तो ये इंपॉर्टेंट है 10th के स्टूडेंट्स के लिए, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो r जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकल लेंथ के दुगनी होती है, फोकस दूरी के दुगनी त्रिज्या होती है, या फोकस दूरी रेडियस के वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो r इक्वल टू 2f, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा अगर एग्जाम में आता है कि r बराबर 2f होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये परिभाषाएं तथा ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। जल्दी ही हम सारी क्लासेस इंग्लिश में भी लेके आएंगे, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तथा साथ ही साथ 12वीं की भी क्लासेस लेके आएंगे यूट्यूब पर। आप इसके लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हिंदी माध्यम के तथा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को फायदा हो सके। एग्जाम आने वाले हैं मार्च में, आने वाले क्या, ये जाड़ा बहुत जल्दी निकलता है, तो इसके लिए तैयारी आप लोग कमेंट में बताते रहिए, कोई भी सुझाव आप लोगों का हो देते रहिए, हम लोग उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और जल्द ही हम 12वीं 10वीं की भी 12वीं की भी क्लासेस हर विषय की लेके आएंगे, गणित की भी और विज्ञान की भी। इसके लिए इस चैनल पर बने रहिए तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जरूरतमंद को जरूर शेयर करिए, जिससे कि वो भी विज्ञान का फायदा हिंदी में उठा सके। धन्यवाद।